आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ अगाथा क्रिस्टी सीरीज़ की बेहतरीन कहानी द लेमिसूरिए इनहेरिटेंस। ये कहानी है एक ऐसे श्राप की जो इस परिवार में व्याप्त था, जिससे बड़ी संतान जीवित नहीं रहती थी। क्या यह सिर्फ एक श्राप था या फिर किसी की साजिश? सुनते हैं इस कहानी का हिंदी एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है जब पॉयरो और हेस्टिंग्स कॉफ़ी पी रहे हैं और उनसे मिलने आते हैं कैप्टन विंसेंट लेमिसूरिए। कैप्टन विंसेंट एक नामी गिरामी रासी परिवार को बिलोंग करते थे। ये वही परिवार था जहाँ पे वो श्राप व्याप्त था कि जो भी बड़ी संतान होगी, जब समय आएगा कि वह उत्तराधिकारी बने, तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन पॉयरो को तो अभी ऐसी कोई भी जानकारी नहीं। विंसेंट अपने चाचा ह्यूगो लेमिसूरिए के साथ आए थे। ह्यूगो लगभग 40 वर्ष के हैं और ये चारों बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तभी वहाँ पे घबराया हुआ रॉजर लेमिसूरिए आता है। रॉजर लेमिसूरिए यानी कि कैप्टन विंसेंट का दूर का एक रिश्तेदार है। वह घबराया हुआ आता है और कहता है कैप्टन विंसेंट से कि आपके पिता कल घुड़सवारी कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से वह घोड़े पर से गिर गए, उनके गले में फ्रैक्चर हो गया, शायद वो कल सुबह तक जिंदा नहीं बचेंगे। इसके पिता ही अब उत्तराधिकारी बनने वाले थे। कैप्टन विंसेंट के पिता 5 भाई हैं। कैप्टन विंसेंट बहुत घबरा जाता है और वहाँ से तुरंत अपने चाचा ह्यूगो के साथ ट्रेन पकड़ता है और अपने पिता के पास चला जाता है। इधर रॉजर बताने लगता है पॉयरो को कि किस तरह से एक श्राप जो व्याप्त है उनके परिवार में, उसके कारण जो भी बड़ा पुत्र होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। वह बोलता है कई वर्ष पहले एक बार एक जो लेमिसूरिए थे, उन्हीं के परदादा वो अपने घर आए और उन्हें ऐसा लगा कि उनकी पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ नाजायज़ रिश्ता है। हालांकि उनकी पत्नी समझा समझा के थक गई कि वह निर्दोष हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी की एक बात भी नहीं सुनी। उनकी एक छोटी सी संतान थी, एक पुत्र था। उन्होंने कहा ये पुत्र मेरा नहीं है और मैं इसे अपनी जायदाद का एक भी हिस्सा नहीं दूंगा। लेकिन वो यहीं नहीं रुके। अपना गुस्सा निकालने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी और अपने पुत्र को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। उनकी पत्नी कह कह के थक गई कि वो निर्दोष हैं और अंत में जब कुछ भी नहीं कर पाई वो, तो उन्होंने श्राप दिया कि जिस तरह मेरा पहला पुत्र मर रहा है मेरे साथ, उसी तरह लेमिसूरिए परिवार का जो भी उत्तराधिकारी बनने वाला पुत्र होगा उसकी मौत हो जाएगी। पॉयरो ने कहा कि ये कहानी जाड़ों में आग के किनारे बैठ के सुनने के लिए अच्छी है, लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई भी है? तब रॉजर कहता है कि नहीं, इसमें बहुत सच्चाई है। इतने दशक से जब भी कोई होता था इनहेरिटेंस के लिए तैयार पुत्र, तो वह मर जाता था। फिर वह कहता है कि कैप्टन विंसेंट जो अभी गए हैं, जिनके पिता की मृत्यु हो गई है, दरअसल उनके पिता 5 भाई हैं। उनसे बड़े 2 भाइयों की भी अजीब सी दिशा में ही मृत्यु हो गई थी। एक तो अपनी बंदूक साफ कर रहे थे और गोली चल गई, जिससे वो मर गए। जब दूसरे भाई इनहेरिटेंस के लिए आए, तब उनको मधुमक्खी ने काट लिया, वो भी मर गए। तो एक भाई तो पानी में डूब के ही मर गए थे और एक भाई खिड़की से गिर के मर गए। इस तरह से सारे भाई उनके मर गए। सबसे छोटा भाई ह्यूगो जो उनके संग बैठा था, उनका चाचा, वही जिंदा बचा है। इसीलिए अब विंसेंट की बारी थी उत्तराधिकारी बनने की। ये सारी बातें होती हैं, तभी पॉयरो को एक दुखद खबर मिलती है कि जिस ट्रेन से विंसेंट जा रहा था अपने चाचा के साथ, अचानक विंसेंट उठा, उसने दरवाज़ा खोला ट्रेन का और बाहर छलांग लगा दी। उसके दिमाग में ना जाने क्या बातें चल रही थीं कि अब वो उत्तराधिकारी है तो मौत उसका पीछा करेगी। ये सारी बातें सुन के पॉयरो बहुत विचलित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ज़रूर कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी है इस परिवार में और डर के कारण लोगों की मृत्यु हो रही है इस तरह से। इस दुर्घटना को घटे अब कई वर्ष बीत चुके हैं और अचानक से कॉफ़ी शॉप में फिर से मुलाकात होती है पॉयरो की मिसेस लेमिसूरिए से। मिसेस लेमिसूरिए यानी सबसे छोटे भाई ह्यूगो लेमिसूरिए की पत्नी। वो तुरंत पहचान जाती हैं पॉयरो को और कहती हैं कि शायद आपको याद हो, कई साल पहले कॉफ़ी शॉप में आप मेरे पति ह्यूगो से मिले थे जब वह विंसेंट के साथ आया था। आप रॉजर से भी मिल चुके हैं। पॉयरो कहते हैं हाँ हाँ, मुझे अच्छे से याद है और उस दुखद घटना के बारे में भी मुझे याद है जो ट्रेन में उस रात घटित थी।
मिसेस लेमिसूरिये थोड़ी सी सीरियस हैं। वह कहती हैं कि अब जब सबकी मृत्यु हो चुकी है और मेरे पति अब बनने वाले हैं उत्तराधिकारी, तो मुझे डर है कि कहीं ये दुर्घटना मेरे बड़े बेटे के साथ ना हो जाए, क्योंकि मेरे पति के बाद तो बड़ा बड़ा बेटा जो है वही बनेगा उत्तराधिकारी। पॉयरो कहते हैं कि अरे आप लोग इन सब अंधविश्वास पे क्यों विश्वास करती हैं? तो बोलती मिसेस लेमिसूरिये कि अभी तो मेरा बड़ा बेटा रोनाल्ड सिर्फ 8 वर्ष का है, जबकि छोटा बेटा गेराल्ड 6 वर्ष का है। वो कहती हैं कि ऐसे तो कोई डरने की बात नहीं, अभी वो दोनों बहुत छोटे हैं, लेकिन पिछले 6 महीनों में रोनाल्ड के ऊपर 3 जानलेवा हमले हो चुके हैं। एक बार रोनाल्ड पानी में तैरने गया तो वह डूबते डूबते बचा, जबकि रोनाल्ड को स्विमिंग अच्छी आती है। दूसरी बार वह खिड़की पे खड़ा बाहर प्लांट्स देख रहा था, उसका पैर ना जाने कैसे फिसला और वो नर्सरी की खिड़की से बाहर गिर गया। और तीसरी बार तो उसके खाने में जहर मिला था, टोमीन नाम का एक जहर होता है, वह मिला था। पॉयरो ये सब सुन के चौंक जाते हैं। फिर वह बताती हैं कि किस तरह दोनों भाई एक दिन आईवी प्लांट के ऊपर चढ़ रहे थे। कई बार वो लोग चढ़ चुके थे, लेकिन अचानक ना जाने आईवी किसी ने काट दी थी और रोनाल्ड बहुत ऊंचाई से नीचे गिर गया। उसे गंभीर चोटें आईं, लेकिन वो बच गया। ये सब बातें सुन के पॉयरो बहुत सीरियस हो जाते हैं। उन्हें लगता है ज़रूर कोई प्लान कर रहा है रोनाल्ड को मारने के लिए। लेकिन वो तो यही कह रही थी मिसेस लेमिसूरिये की जो श्राप व्याप्त है उनके परिवार में कि बड़ा बेटा बड़ा उत्तराधिकारी नहीं बचेगा, तो उन्हें बहुत डर है कि कहीं वो अपने बेटे को खो ना दें। वो पॉयरो से कहती हैं कि मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ चलें हमारे घर नॉर्थम्बरलैंड और देखें कि कहीं कोई प्लान तो नहीं कर रहा मेरे बच्चे को मारने के लिए। पॉयरो हेस्टिंग्स के साथ तुरंत तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। जब नॉर्थम्बरलैंड वो लोग ट्रेन से जा रहे थे तो अचानक से पॉयरो के मन में एक बात आती है। वह कहता है हेस्टिंग्स से कि देखो ऐसी ही एक ट्रेन रही होगी जिसमें से कूदकर विंसेंट ने आत्महत्या कर ली थी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसमें कुछ दुर्गंध आ रही, कोई बू आ रही है साजिश की? देखो एक आड़ है कि यहाँ पर एक श्राप व्याप्त है, बड़ा बच्चा नहीं बचता। इस आड़ को लेके श्राप का फायदा उठा के किसी ने विंसेंट को धक्का देके ट्रेन से हो सकता है गिरा दिया हो। मधुमक्खी को काटने से ही विंसेंट के एक चाचा मर गए थे। ऐसा तो नहीं हो सकता किसी ने उन्हें जहर इंजेक्ट कर दिया हो जिससे वो मर गए हों और कोई इन्वेस्टिगेशन ही ना हुई हो कि ये तो एक श्राप व्याप्त है। उसी तरह से गन साफ करते करते गोली चल जाना, पानी में डूब के मरना, मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई किलर है जो इन सबको मार रहा है और सब पे नाम लगा दे रहा है कि एक श्राप व्याप्त है परिवार के अंदर। खैर इन सब बातों के बीच में पॉयरो और हेस्टिंग्स पहुंच जाते हैं नॉर्थम्बरलैंड लेमिसूरिये के घर पे। वहाँ वो ह्यूगो लेमिसूरिये के कमरे में जाते हैं उनसे मिलने के लिए। कई वर्षों के बाद वो जब ह्यूगो को देखते हैं तो ह्यूगो बहुत बदल चुके हैं, बहुत ही निर्बल हो चुके हैं, कंधे उनके ज़रूरत से ज़्यादा झुक गए हैं और वो बहुत बीमार लग रहे हैं। वह बहुत परेशान हैं अपने बेटे रोनाल्ड के लिए। वह पॉयरो से कहते हैं कि देखिए मैं तो बहुत दिन जिंदा नहीं बचूंगा। पॉयरो कहते हैं भला ऐसा क्यों? कहते हैं देखिए अब मैं उत्तराधिकारी हूँ और मुझे पता है कि मुझे एक ऐसी बीमारी लग चुकी है जिससे मेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरी मृत्यु के बाद तो मेरे बच्चे ही बनेंगे उत्तराधिकारी। और फिर चुप हो जाते हैं वो बोलकर। पॉयरो कहता है और फिर आपका बेटा मर जाएगा। ये बात सुन के ह्यूगो रोने लगते हैं, कहते हैं हाँ मेरा बड़ा बेटे को तो वो ले जाएंगे, जो भी श्राप लगा है मैं श्राप अपने साथ ले जाएगा मेरे बड़े बेटे को और वो भी मर जाएगा। मुझे नहीं पता वो कितना कष्ट सह के मरेगा। बहुत ज़्यादा पॉयरो परेशान हो जाते हैं ह्यूगो की ये कंडीशन देख के। वो कहते हैं कि अच्छा मान लीजिए आपके बड़े बेटे को कुछ हो जाता है, ऐसी कंडीशन में फिर कौन बनेगा उत्तराधिकारी? कहते हैं मेरा छोटा बच्चा तो बहुत छोटा है अभी और मेरी मृत्यु अगर हो गई तो मेरा कज़न जो रॉजर है जिससे आप उस दिन कॉफ़ी हाउस में मिले थे वो उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि वो बहुत दूर का रिश्तेदार है लेकिन ब्लड लाइन में वही आता है। तभी वहाँ उनसे मिस्टर ह्यूगो का सेक्रेटरी मिलने आता है। इस सेक्रेटरी को पॉयरो बहुत ध्यान से देखते हैं और जब बाद में वो हेस्टिंग्स के साथ बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि मुझे यह सेक्रेटरी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हेस्टिंग कहते हैं कि हाँ एक सेक्रेटरी की नौकरी के लिए कुछ ज़्यादा ही हैंडसम है ये। उसके बाल बिल्कुल घुंघराले थे, डार्क था, उसके बाल वैसे ही थे जैसे रोनाल्ड के बाल थे। फिर वो कहते हैं पॉयरो कि इतना खूबसूरत हैंडसम आदमी भला सेक्रेटरी की नौकरी क्यों कर रहा है, ये सोचने की बात है। उन्हें तो गार्डनर पे भी शक है।
पॉयरो को ऐसा लगता है गार्डनर ने जानबूझकर आइवी की बेल काटी होगी, जिसके कारण रोनाल्ड ऊपर से गिर गया। लेकिन भला ये लोग रोनाल्ड को मारना क्यों चाहेंगे? अब बात आती है उस जहर की जो सिर्फ रोनाल्ड के खाने में मिला था, जबकि वही खाना उसके छोटे भाई गेरल्ड ने भी खाया, लेकिन वो बच गया था। इसका मतलब घर का कोई शख्स जरूर मिला हुआ है जो मारना चाहता है रोनाल्ड को। साथ ही रोनाल्ड को स्विमिंग आती थी, तब भी उस दिन वो पानी में कैसे डूबने लगा। ऐसा लगता है पॉयरो को कि रोनाल्ड को ड्रग दिया गया, जिससे कि वह नशे में आ गया और वह स्विम नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वह डूबने लगा। या फिर वो बहुत गहरे पानी में चला गया, जिसके कारण छोटा बच्चा तैर नहीं पाया। इन सब में एक साजिश की बू थी, जिसमें घर के किसी न किसी शख्स का लिप्त होना जायज़ था। खैर 2-4 दिन बीत जाते हैं और कोई भी दुर्घटना नहीं घटती। ये सारे कॉफ़ी पी रहे थे, तभी वहाँ पर भागा भागा जेरल्ड आता है और कहता है कि रोनाल्ड को मधुमक्खी ने काट लिया है। पॉयरो बहुत परेशान हो जाते हैं, वह भाग के जाते हैं। रोनाल्ड बहादुर बच्चे की तरह वहाँ खड़ा था। वह कहता है, हाँ, मुझे मधुमक्खी ने गले पे काट लिया, बस ऐसा लगा कि एक सुई चुभ गई हो। जल्दी से उसकी माँ अमोनिया लगाती है उस जगह पे आके। रोनाल्ड कहता है कि अब मैं 8 साल का हूँ, मैं बहादुर बच्चा हूँ, एक मधुमक्खी के काटने से मुझे कुछ नहीं होगा। पॉयरो भी हंसने लगते हैं। फिर सारे घर लौट आते हैं, लेकिन पॉयरो कहता है हेस्टिंग से कि तुम अपने कपड़े चेंज मत करना और जैसे ही मैं तुम्हें इशारा करूं तुम मुझे यहाँ कॉरिडोर में मिलना। हेस्टिंग्स को समझ नहीं आ रहा था कि पॉयरो ने उसे ऐसा करने को क्यों कहा, लेकिन जैसे पॉयरो हल्की सी चुटकी बजाते हैं, हेस्टिंग्स तुरंत कॉरिडोर में आ जाता है। वो दोनों रोनाल्ड के कमरे में जाते हैं। रोनाल्ड गहरी नींद सो रहा था। दोनों सोफे के पीछे छुप के बैठ जाते हैं। वह गहरी गहरी सांसें ले रहा था। कहता है हेस्टिंग्स पॉयरो से कि लग रहा है बच्चा बहुत गहरी नींद में है। तो कहता है पॉयरो वो ड्रग के नशे में है। इस पे हेस्टिंग्स चौंक जाता है। बोला, ड्रग? ऐसा क्यों? बोले, उसे नींद की गोली का ड्रग दिया गया है जिससे उसे किसी तरह का दर्द ना हो। ये सुन के हेस्टिंग्स और चौंक जाता है कि कैसा दर्द। तभी उसे पॉयरो इशारा करता है कि चुप रहो, रूम में कोई आ रहा है। खट से दरवाज़ा खुलता है और हाथों में लेंटर्न लिए कोई अंदर घुसता है। हेस्टिंग्स को पूरा यकीन है कि ये वही सेक्रेटरी है। पॉयरो को लग रहा है कि वो गार्डनर है। उन दोनों को ही शक है कि कोई मारने आया है अकेले में रोनाल्ड को। तभी वो शख्स आके लैंटर्न को टेबल पे रखता है। उसके हाथ में एक सिरिंज है और वह गले के पास सिरिंज को लेके जा रहा है रोनाल्ड को वह सिरिंज इंजेक्ट करने के लिए। तभी पॉयरो और हेस्टिंग्स कूद पड़ते हैं पीछे से उसके ऊपर। लैंटर्न ज़मीन पे गिर जाती है। वह आदमी हड़बड़ा के ज़मीन पे गिरता है। पॉयरो हाथ में लैंटर्न लेके जब ऊपर उठते हैं, उस आदमी के चेहरे की तरफ वो लैंटर्न करते हैं तो दोनों के होश उड़ जाते हैं। वह और कोई नहीं, उस बच्चे रोनाल्ड का पिता ह्यूगो था। ह्यूगो लेमेसूरिए। ह्यूगो की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। पॉयरो कहते हैं कि तुम क्या करने वाले थे? क्या है इस इंजेक्शन के अंदर? वो कहता है इसमें फॉर्मिक एसिड है। दरअसल फॉर्मिक एसिड चींटियों को डिस्टिल करके बनाया हुआ एक जहर है। उसे इंजेक्ट करके रोनाल्ड को वह मारने वाला था, जिससे सबको यही लगेगा कि मधुमक्खी के काटने से रोनाल्ड की मृत्यु हो गई। ह्यूगो कुछ भी नहीं कहता, चुपचाप वहाँ से चला जाता है। हेस्टिंग्स आश्चर्यचकित है। वह पॉयरो से पूछता है कि आखिर ह्यूगो क्यों मार रहा था अपने ही बच्चे को। कहता है पॉयरो, मुझे बहुत पहले से ही शक था कि कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी इस परिवार में है जो लगातार साल दर साल इतने क्राइम कर रहा है। दरअसल ह्यूगो ने ही अपने सारे भाइयों का कत्ल किया है। उसके दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि वह श्राप टूटना नहीं चाहिए। वह श्राप इस परिवार में चलते रहना चाहिए और तभी वह छोटा होते हुए भी उत्तराधिकारी बन जाएगा। सारी ज़मीन जायदाद उसे मिलेगी। इसीलिए उसने अपने बड़े 4 भाइयों का कत्ल किया जिससे वह उत्तराधिकारी बने। सबसे बड़े भाई को उसने घोड़े से गिराया तो एक भाई को वही मधुमक्खी ने काटा और उसने फॉर्मिक एसिड का जहर इंजेक्ट करके उसे मार दिया। एक बंदूक साफ कर रहा था, उसने उसे शूट कर दिया तो एक को पानी में डुबा के मार दिया। विंसेंट के साथ जब ह्यूगो लौट रहा था तब वह ह्यूगो ही था जिसने विंसेंट को ट्रेन के कंपार्टमेंट से धक्का देके बाहर गिराया और ऐसा दिखाया कि श्राप के कारण विंसेंट मर गया। लेकिन वो बन तो गया उत्तराधिकारी, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया।
उसे एक ऐसी बीमारी हो गई जिसके कारण वो बचेगा नहीं, इसीलिए वह इतना कमज़ोर हो चुका है। अब उसके मन में एक बात बैठ गई कि अगर मैं मर गया तो मेरा बड़ा बेटा रोनाल्ड वो मर जाएगा। श्राप को पूरा करने के लिए वह पागलपन की सीमा को पार कर गया और वो रोनाल्ड को मारने का बार बार प्रयास करने लगा। कभी आईवी प्लांट काट के, कभी उसे नशा देकर पानी में तैरने को कह दिया, कभी उसके खाने में जहर मिलाया, तो कभी उसे नर्सरी वाली खिड़की से नीचे धक्का दे दिया। और अंत में जब कुछ नहीं हुआ तो उसने फॉर्मिक एसिड उसके गले में इंजेक्ट करना चाहा। खैर, ह्यूगो तो पकड़ा जाता है, उसे जेल हो जाती है और इधर वह जो खूबसूरत सेक्रेटरी था उससे शादी हो जाती है मिसेस लेमिसूरिए की। यहीं पे कहानी ख़त्म करके पोयरो हम लोग को काफ़ी कुछ सोचने पे मजबूर कर देते हैं। आखिर रोनाल्ड क्यों नहीं मरा? क्या वो सच में ह्यूगो का ही बेटा था? क्योंकि उसके बाल तो बिल्कुल सेक्रेटरी जैसे थे और वह डाग भी उन्हीं की तरह था। खैर, ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और जुड़े रहें मेरे चैनल से। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।